हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 24 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शंस के बारे में स्टडी किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में स्टडी करें उससे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, फार्मा एवं काइनेटिक्स। ये जो फार्मा है ये हमारे साइंस का ब्रांच है जिसमें हम कम्प्लीटली डील करते हैं ड्रग के बारे में। वहीं बात करें काइनेटिक्स का, तो काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का जो मोशंस होता है उसी का स्टडी करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये इसमें हम स्टडी करते हैं एडीएमई का। एडीएमई मतलब ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म एवं ई से एक्सक्रीशन। और ये जितनी भी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर प्रोसेस है जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एवं एक्सक्रीशन, इन सारे प्रोसेस को होने के लिए हमारे ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके बारे में हमने काफ़ी ब्रीफ स्टडी किया है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एडीएमई का, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था एब्जॉर्प्शंस के बारे में एवं जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शंस को, उसके बारे में भी काफ़ी ब्रीफ स्टडी किया है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। ये हम स्टडी करते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हमने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया, जो हमारा ड्रग है ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूवमेंट शो किया और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब एक बार हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में पहुंचता है तो सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू उस ड्रग का हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स तक डिलीवर कर दिया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारा ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में पहुंचा, सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक इस ड्रग को डिलीवर किया जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू, और इस पूरे प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है ताकि जो हमारा ड्रग है ये साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचे, और टारगेट टिश्यू पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर है उससे बाइंड होकर वो हमारे बॉडी में थेरेपेटिक इफेक्ट शो करे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी ड्रग का किसी भी रिसेप्टर से बाइंड होकर अपनी थेरेपेटिक इफिकेसी शो करने के लिए उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू ही हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन तक हमारे ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये जो ड्रग है ये उस डिफरेंट टिश्यू में या फिर डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचकर वहाँ पे प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड होकर थेरेपेटिक एक्शन शो करता है। जैसे ही हमने कोई एक ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू उस ड्रग का कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, साथ ही उस ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो टिश्यू में किस पैटर्न पे होगा, ये डिपेंड करता है उस ड्रग के लिपिड सॉल्युबिलिटी पे। नेक्स्ट है उस ड्रग का आयोनाइजेशन, मतलब हमारे ब्लड में जो कि 7.4 pH होता है, उस pH पे क्या हमारे ड्रग आयोनाइजेशन शो कर रहा है या फिर नहीं। वहीं बात करें हम नेक्स्ट फैक्टर का, तो वो है कि हमारा जो ड्रग है इसका कितना अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग शो कर रहा है या फिर टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग शो कर रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। वहीं नेक्स्ट फैक्टर है कि जो हमारा ड्रग है क्या इसका स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है कि उस ड्रग का जो रीजनल ब्लड फ्लो है, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स में जो ब्लड का फ्लो है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो ड्रग का कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशंस का पैटर्न क्या होगा। आइए हम एक एक करके इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लिपिड सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है ये इजीली क्रॉस कर लेते हैं हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, जिसके कारण इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशंस फास्ट होता है हमारे पूरे बॉडी में,
और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट होगा तो उस ड्रग का हमें थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी फास्ट देखने को मिल सकती है। वहीं जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है हमारी ड्रग के, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रीडिस्ट्रीब्यूशंस में, एवं जो भी हमारा ड्रग का पेनिट्रेशंस होता है ब्रेन में, मतलब जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है इसको इजीली क्रॉस कर लेता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग। वहीं बात करें जो भी हमारा प्लासेंटा होता है इसको भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली क्रॉस कर लेता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है ये तीनों ही पॉइंट में मेजर रोल प्ले करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशंस में, एवं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में, एवं प्लासेंटा को क्रॉस करने में। अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में या फिर प्लासेंटा के बारे में या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में ब्रीफ स्टडी करना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं बात करें हम नेक्स्ट फैक्टर का, आयोनाइजेशंस का, जो अभी हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच होता है मतलब 7.4 जो कि हमारा ब्लड का पीएच है, इस पीएच हमारा ड्रग आयोनाइजेशन शो कर रहा है या नहीं। अगर हमारा ड्रग 7.4 जो कि फिजियोलॉजिकल पीएच है अगर इस पे आयोनाइजेशन शो करेगा तो उस ड्रग का आयोनाइजेशंस के कारण वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसका डिस्ट्रीब्यूशंस लेस होगा और उसकी हमें थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी लेस देखने को मिल सकती है। जो भी अनआयोनाइज्ड ड्रग होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पे वो इजीली हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में पहुंचते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशंस के द्वारा इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाता है और ये जो ड्रग है ये फास्ट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशंस जो ड्रग का होता है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशंस पे। वहीं हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें कि जो कि टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के प्रेजेंस का, तो अगर किसी भी टिश्यू में अगर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है तो उस स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की मदद से ही उस ड्रग का स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस होता है हमारे बॉडी में या फिर हमारे बॉडी के किसी सेल्स या फिर टिश्यू में, क्योंकि उस स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की मदद से वो जो ड्रग है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से उस पर्टिकुलर सेल्स में जाएगा और उस पर्टिकुलर सेल्स में वो एक्टिविटी शो करेगा और उस एक्टिविटी को हमारी बॉडी में देखने को मिल सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ड्रग का स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहा है हमारे बॉडी में तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। वहीं जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है ब्लड फ्लो। अगर हमारे बॉडी के किसी भी रीजन में ब्लड फ्लो हाई है तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो फास्ट होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, ब्रेन, यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है ये काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है ये फास्ट होता है। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं कि जो भी हमारा ड्रग का अमाउंट है, अगर ये जो ड्रग का अमाउंट है अगर ये बाइंडिंग शो किया प्लाज्मा प्रोटीन से तो उस कंडीशन में हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर वो जो ड्रग का अमाउंट है अगर वो हमारे टिश्यू प्रोटीन से बाइंडिंग शो कर रहा है तो वहाँ पे क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आइए सबसे पहले हम यह स्टडी करते हैं कि जो भी हमारा ड्रग है अगर ये बाइंडिंग शो करता है टिश्यू प्रोटीन से या फिर सेल प्रोटीन से तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। जब भी हमारा ड्रग अगर बाइंडिंग शो किया टिश्यू प्रोटीन या फिर सेल प्रोटीन से तो वहाँ पे फॉर्मेशंस होता है एक कॉम्प्लेक्स का, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। तो सिंपली कह सकती है अगर हमारा ड्रग का जो अमाउंट है अगर ये टिश्यू प्रोटीन या फिर सेल प्रोटीन के साथ बाइंडिंग शो कर रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस करेगा और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस के कारण ही हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं उस ड्रग का। वहीं बात करें कि अगर जो हमारा ड्रग है ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग शो कर रहा है तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस होगा इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशंस के कारण जो बाइंडिंग हमारा ड्रग है ये किसी भी प्रकार का हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल या फिर फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो भी हमारा ड्रग का अमाउंट है अगर जितना ड्रग का अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ है वो अमाउंट ड्रग का ना ही मेटाबोलाइज होता है और ना ही एक्सक्रीट होता है हमारे बॉडी से और ना ही वो एक्टिवली फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा ड्रग अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग शो कर रहा है तो वो ना ही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा ना ही फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी शो करेगा हमारे बॉडी में। हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में स्टडी करते हैं। जब एक बार ड्रग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन्स के टिश्यू में,
और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे ड्रग का कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। और जब ये ड्रग का कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन है, इन सारे डिफरेंट ऑर्गन में जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है, और जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे टिश्यू के अंदर हमारे ड्रग का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के टिश्यू में डिफरेंट कंसंट्रेशन में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है यह एक करेक्ट फिजियोलॉजिकल मीनिंग्स नहीं होता, लेकिन हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की मदद से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में एवं जो हमारा टोटल ड्रग का अमाउंट है, इसकी मदद से हम अपने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है VD इक्वल टू XYC। यहाँ पे जो VD है ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है एवं जो X है ये हमारे ड्रग का अमाउंट है हमारे बॉडी में। वहीं बात करें C का, तो हमारे प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशंस को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए अब हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है पार्टीशन कोफिशिएंट हमारे ड्रग का, एवं जो सेकंड है वो हमारे ड्रग का जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की जो डिग्री है वो, एवं जो थर्ड है वो हमारे डिफरेंट टिश्यू में ड्रग की एफिनिटी, एवं जो फोर्थ है वो फैट है जो कि वेरी कर सकता है सेक्स, ऑर्गन, ओबेसिटी etc। वहीं बात करें हम फिफ्थ फैक्टर की तो वो है डिसीज भी अफेक्ट कर सकता है हमारे ड्रग के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टिश्यू स्टोरेज के बारे में स्टडी करते हैं। जो भी हमारा ड्रग होता है ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसका बेसिक रीजन ये है कि जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसी की मदद से किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन में हमारे ड्रग का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसे हम टिश्यू स्टोरेज कहते हैं। या फिर उस स्पेसिफिक ऑर्गन्स में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिसके साथ जो हमारा ड्रग है ये हाई एफिनिटी शो करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टिश्यू कंस्टिट्यूएंट्स के कारण जो हमारा ड्रग है ये टिश्यू स्टोरेज शो कर रहा है। मतलब उस स्पेसिफिक ऑर्गन्स के टिश्यू में कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं जिसके कारण उस ड्रग का हाई एफिनिटी शो करता है, और ये ड्रग वहाँ पे लार्ज अमाउंट में स्टोर होते जाता है, और इसको हम टिश्यू स्टोरेज कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू में अगर ड्रग का स्टोरेज हो रहा है तो इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्टर की मदद से होगा या फिर उस टिश्यू के अंदर कुछ ऐसे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है जिसके साथ हमारा ड्रग हाई एफिनिटी शो करता है। और हमारे बॉडी में किसी भी ड्रग का अगर टिश्यू स्टोरेज हो रहा है तो इस टिश्यू स्टोरेज के कारण कुछ लोकल टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिल सकती है, और इसका बेसिक रीज़न है कि उस स्पेसिफिक ऑर्गन में या फिर उस स्पेसिफिक टिश्यू में उस ड्रग का कंसंट्रेशन हाई है। एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी टेट्रासाइक्लिन है ये बोन एवं टीथ में इसकी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें हम क्लोरोक्विन का तो इसका इफेक्ट हमें रेटिना पर देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन्स का तो इसका इफेक्ट हमें वेसिकुलर एपरेटस में देखने को मिलता है। और वहीं बात करें हम इमेटिन्स का तो इसका इफेक्ट हमें हार्ट एवं स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है। साथ ही कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो कि हमारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ सेलेक्टिवली बाइंड हो जाते हैं, और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें जो टेट्रासाइक्लिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ सेलेक्टिवली बाइंड हो जाता है। एवं वहीं बात करें हम क्लोरोक्विन का तो ये न्यूक्लियाई के साथ बाइंड शो करता है।